अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। आज एक बार फिर दोस्ती शिकायत पर गालिब आ गई है। इल्जामात के बावजूद मामला तय पा गए हैं। ऐलान तो पंजाब असम्बली में अपनी अलग से महफिल सजाने का किया गया था। वज़ीर आला पंजाब को टफ टाइम देने के लिए शोला बयानी का अहद पैमान हुआ था, मगर उस्मान बुज़दार की एक जफ्फी ने काम कर दिया है। 24 घंटे कबल दस्तो गरेबा इल्जामात पर इल्जामात लगाने वाले हम ख्याल ग्रुप के मेंबरान आज एक बार फिर क़यादत पर एतमाद का इजहार कर रहे थे। गोया आज हम ख्याल ग्रुप के गुब्बारे से हवा निकल गई है। क्या मंजरनामा देखने में मिला, 2 दिन पहले क्या था और आज क्या हुआ है, जरा उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रखता है। वजीर आजम सुबह उठता है, अपने फैसले सुनाता है और घर चला जाता है और अगले दिन फिर नए फैसले सुनाता है। आपकी खातिर हम दुश्मनियां घेरे लोगों की। इमरान खान का नाम पार्टी नहीं है, हम सब पार्टी हैं। इमरान खान साहब कहते हैं वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब बहुत आला हैं। खान साहब के लिए आला है, हमारे लिए आला नहीं है भाई। कल भी हमारा वजीर आज़म इमरान खान है, आज भी हमारा वजीर आज़म इमरान खान है और कल भी इंशाल्लाह होगा। निकल भी गई है। देखिए, शहजाद अकबर तो इस वक्त बर्निंग क्वेश्चन बना हुआ है ना। हर मामले में उसका आप किरदार देख लें कि हर मामले के अंदर वो इंटरफेयर किया। हमें उनकी इंक्वायरी पर भी पूरा एतमाद है। हम पीटीआई का हिस्सा थे, पीटीआई में हैं और इंशाल्लाह ताला पीटीआई में रहेंगे। निकल भी गई है। जो इमरान खान की सिफात हैं उन्हीं ने बता के हमें ज्वाइन करवाया, हमने ज्वाइन कर ली। हमने तो उनको कहा कि आप वाहिद खुशकिस्मत हैं कि आपको तहरीक इंसाफ की वजह से पहले आप नाअहल हुए। अगर आप तहरीक इंसाफ में ना होते तो आपके खिलाफ किसने केस करना था, जो आपका 25-30 साल का सियासी कैरियर ख़त्म हुआ। इंक्वायरी के लिए कहा, अगर उस रिपोर्ट वो हमारे खिलाफ आएगी तो हम एक्सेप्ट करें। अदालत का फैसला जो भी आएगा हमें वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। हम यही चाहते थे कि इंक्वायरी फेयर हो। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई है। पहले बुलंदोबांग दावे करने वाले अब जैसे झाग की तरह बैठ गए हैं। ये खुला तजाद नहीं है। सवाल तो ये भी है कि ये प्यारो मोहब्बत, एतमाद, भरोसा गुस्से और नाराजगी पर कैसे भारी पड़ गया है। किसी भी गवर्नमेंट में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी इंतहा पर पहुंच जाने के बाद, इतने क्लाइमेक्स के बाद हालात बेहतर हुए हों। पार्टी के अंदर, पार्टी में हमेशा फॉरवर्ड ब्लॉक बने हैं। मामलात की बेहतरी जहाँ एक मम्मा बन गया है, वहीं ये सवाल भी जवाब तलब है कि मामलात बिगड़े ही क्यों थे। कि अगर इस क्लाइमेक्स के बाद आपने रिवर्स गियर लगाना था, फिर बैठना था, मुसालियत के साथ मामला तय कर लेने थे, तो फिर आपको ज़रूरत क्या थी कि आप ऐसे स्टेटमेंट्स देते कि आप खान साहब को जानते ही नहीं हैं। मामलात इस नहज पर पहुँचे ही क्यों। अमूमन फॉरवर्ड ब्लॉक को कहीं ना कहीं से गारंटी, कोई ना कोई इशारा तो होता है। ऐसे ग्रुप्स की डोरें कहीं और से हिलाई भी जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम ख्याल ग्रुप को कहीं से कोई गारंटी थी? क्या ग्रुप की रस्सी किसी ने कस ली है? हम ख्याल ग्रुप का हदफ क्या था, टारगेट क्या था? क्या ग्रुप अपने अहदाफ हासिल कर चुका है? गुज़श्ता 3 रोज से जहां जहांगीर तरीन ग्रुप मुसलसल हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहा है, वहीं लगातार NRO नहीं दूंगा इसका वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस असना में क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े माफियाज हैं, इन सारों को कानून के नीचे लेके आएं। इनको पहली दफ़ा पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कायम करें। इसका सिर्फ एक मकसद ये है कि अपने आप को कानून के ऊपर रखना चाहते हैं। ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि हम नहीं तो तुम्हारी गवर्नमेंट गिरा देंगे, लेकिन अगर आपने NRO ना दिए या प्रिविलेजेस ना दिए या इम्यूनिटी ना दी। हमारी भी नैब फंक्शन कर रही है 23 सालों से, लेकिन करप्शन के ऊपर काबू नहीं पा सकी। जिस तरह का इन्होंने प्रोग्रेस किया है, उससे पाकिस्तान बहुत सीख सकता है। एक मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक, और करप्शन निचली सतह की नहीं, इन्होंने निचली सतह भी टैकल की, लेकिन ऊपर की सतह की करप्शन को जब तक आप टैकल नहीं करते, जब ताकतवर को आप कानून के नीचे नहीं लेके आते, तब तक मुल्क प्रोग्रेस नहीं करता। वज़ीर आज़म तो कह रहे थे कि वो NRO नहीं देंगे। सवाल ये है कि क्या वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन को NRO दे दिया है? क्या पौने 3 बरस तक नाकाबिले कबूल उस्मान बुज़दार हम ख्याल ग्रुप के लिए काबिल कबूल हो गए हैं? जहांगीर तरीन ग्रुप की गुज़श्ता एक साथ को देखते हुए महसूस हो रहा है कि पार्टी के अंदर पार्टी कप्तान के लिए मसाइल का बाइस बनती रहेगी, जबकि यही प्रेशर ग्रुप वज़ीर आज़म के एहतसाब के बयानिए के लिए भी मसला बनता रहेगा। सेनेट इंतखाबात और एतमाद का वोट लेने के लिए ग्रुप के मुतालबात तस्लीम किए गए। अब जबकि कौमी और सूबाई असम्बली में बजट की मंजूरी हुकूमत के लिए अहम है, शायद यही वजह है कि वज़ीर आला पंजाब समेत PTI क़यादत तरीन ग्रुप के तमाम जायज़ और नाजायज़ मुतालबात तस्लीम करने को तैयार है। मिन्नतें भी की गई हैं, तरले भी डाले गए हैं। पार्टी में ग्रुप बंदी के खात्मे में भी वज़ीर आज़म की अना आड़े आ रही है, क्योंकि वो अपना बयानिया बचाने की जंग भी लड़ रहे हैं। एक दूसरा तासुर ये है इस थ्योरी के पीछे कि शायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब तरीन ग्रुप के साथ नहीं बैठेंगे। उन्होंने तो नो NRO का बोर्ड लगा रखा है और उनके पास भी शायद ये ऑप्शन मौजूद है कि उन्हें यकीन हो चला है कि उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
तो होने क्या जा रहा है, ये मामला है क्या है, इसका ड्रॉप सीन क्यों हुआ है, इसके हरकत क्या है, इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इससे बेशतर कि मैं आपसे सवाल करूं, हमें हमारे रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब ने ज्वाइन किया। जरा कज़ाफ़ी भट्ट साहब से इनसाइड स्टोरी लेते हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रेहान। कज़ाफ़ी भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपकी बीट है, आप पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद होते हैं। आज की इस मुलाकात को आपने बड़े करीब से देखा है, तो बताइएगा कि आइस मेल्टिंग कैसे हुई है और इसके किसने अहम किरदार अदा किया इसमें? पहले तो ये फैसला करें कि बर्फ़ थी भी या नहीं थी। बर्फ़ थी ही नहीं। देखें, अगर आप थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो अच्छा, इस फैसले से पहले ना मुझे वो शेर याद आ रहा है, वो कहते हैं कि जहर था ही नहीं प्याले में वरना सुकरात मर गया होता है। आपने कहा बर्फ थी ही नहीं प्याले में। बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आप थोड़ा सा रेहान माजी में जाए ना, तो इससे पहले भी 30 अरकान का एक ग्रुप सामने आया था जिसको लीड गजनफर अब्बास चीना साहब कर रहे थे। जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले उसके अंदर लोग शामिल थे और उनके भी वही गिले शिकवे थे जो इनके गिले शिकवे थे। लेकिन इशू ये है कि वो 30 अरकान का ग्रुप क्या आपको अभी कहीं नज़र आया? नहीं नज़र आया, वो भी बैठ गया। ये ग्रुप भी, इस ग्रुप का सिर्फ एडवांटेज ये था कि इस ग्रुप को जहांगीर की सपोर्ट हासिल थी, मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। उस सपोर्ट के साथ ये आया था। और टारगेट की जो आप बात कर रहे थे, टारगेट कोई भी नहीं था। टारगेट ये खुद सारे ही खुद टारगेट हैं। और एक चीज़ पहले मैं वाजे कर दूं, इस ग्रुप के अंदर नहीं कज़ाफ़ी भट्ट साहब, ये कैसे हो सकता है कोई टारगेट ना हो? ऑब्वियसली कोई ना कोई हदफ तो था, जो हदफ अब अचीव हो गया है, जिसके बाद बयानात बदले अब बॉडी लैंग्वेज बदली दिखाई दे रही। देखिए, बॉडी लैंग्वेज पहले भी बदली सी थी। सिर्फ 1-2 अरकान ही ऐसे थे जिनको कह दिया गया कि भाई बस बहुत हो गया। देखिए, ये किसने कहा है? ये कहने वाले क्या देते हैं, वो मेरे से आप ना कहलवाएं। नहीं, मुझे भट्ट साहब ये बताए ना कि आज बुज़दार साहब से जो जफ्फी डाली है इन्होंने, बुज़दार साहब ने क्या यकीन दहानी कराई है? इनके कौन से ऐसे मुतालबात है जो तस्लीम हुए हैं? अच्छा, अगर आप मेरे से हकीकत सुनना चाहते हैं तो फिर मैं ये कहूँगा कि जो इनके तरक्याती फंड्स ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो रही थी, इनकी बातें नहीं मानी जा रही थी, उसका लॉलीपॉप जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने इन्हें बजट तक का दे दिया है कि बजट तक आपके तमाम मामला जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, यानी सर गवर्नमेंट को बार्गेनिंग पोजीशन में तो आना पड़ा। मैं जरा बुखारी साहब की तरफ बढ़ता हूँ। कज़ाफ़ी भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, आपने सुनी कज़ाफ़ी भट्ट साहब की गुफ्तगू। वो कहते हैं कि असल में तो बर्फ थी कोई नहीं, लग रहा है कि प्रेशर ग्रो। लेकिन आपने देखा है बुखारी साहब, आप ऑब्वियसली बहुत सारी हुकूमतें आती जाती है, आपने अपनी आंखों से देखी हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनते हैं, लेकिन इतने क्लाइमेक्स के ऊपर ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हो, हम तो खान साहब को जानते ही नहीं, हम तो तरीन साहब को जानते हैं, और उसके बाद आज झाग की तरह बैठ जाएं, ये हुआ कैसे है सर? पहली बात तो है कि आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह कि कज़ाफ़ी भट्ट बड़े रिलायबल और बड़े क्रेडिबल रिपोर्टर हैं। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी हैं, लेकिन अपने मासूमाना अंदाज में कही हैं, और आप मुझे मजबूर कर रहे हैं मेरी तरफ मुस्कुरा के देख के कि मैं ज़रा थोड़ा आप तो डंके की चोट पे खुले अंदाज में ज़रा कह दूँ उनको। पहली बात तो है कि हम ये तय करें कि ये ड्रॉप सीन था, ट्रेजिक एंड था, या कॉमिक एंडिंग थी। ये तय करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको सियासी एतबार से देखें तो इसे आप ड्रॉप सीन कह लीजिए। ठीक। अगर आप इसको इखलाकी तौर पे देखिए तो इट्स ए ट्रेजिक एंड, और अगर आप इसको सहाफ़ती अंदाज से देखें तो दिस इज़ ए कॉमिक एंडिंग। तो होते हैं जब पीछे से रस्सियाँ खींची जाती हैं। बुखारी साहब, मुझे ये बताएं सर कि हुकूमत आपको भी बार्गेनिंग पोजीशन के अंदर दिखाई दी, हुकूमत जो है वो भी अपने नीज पर आ गई, क्योंकि इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स तो हमने गुज़श्ता 2 रोज़ से सुन रहे हैं ना कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, ये मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी हुकूमत जाती है तो चली जाए। वो असद उमर साहब ने कहा डिज़ोल्व भी कर देंगे। क्या हुकूमत ने तरले किए, मिन्नतें डाली इस ग्रुप की कि हुजूर हम आपके बजट से पहले तमाम मुतालबात मान लेते हैं, आप बैठ जाएँ? पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब वॉज ट्राइंग टू बिकम बिगर दैन हिज बूट्स, और वो जिस पार्टी का मैंने नाम लिया है वो ये चीज़ उनके लिए काबिल कबूल नहीं होती। वो चाहे भुट्टो जैसी टावरिंग पर्सनैलिटी हो या नवाज शरीफ साहब जैसा धीमे मिजाज का आदमी, जो एरोगेंस है ये उनकी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ। तो इमरान खान साहब के एतमाद और यकीन के पीछे क्या है? खान साहब कहते हैं जो कुछ करना चाहते हैं आप कर लें, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं अर्ज़ करता हूँ, ये इक़्तिदार जो है ना, ये इख्तियार और इक़्तिदार, ये बड़ी जालिम चीज़ें हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आदमी को भुला देती हैं, और फिर जब याद आती हैं तो इट्स ऑलवेज टू लेट। असद उमर की वो जो धमकी थी कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, वो ना आपके लिए थी, ना मेरे लिए थी, ना पीपल्स पार्टी के लिए थी, ना PDM के लिए थी। वो मैसेज उन्हीं को था जिनकी बदौलत वो ईमान इक़्तिदार तक पहुँचे हैं। ये क्यों था? क्योंकि उनका ख्याल ये था
कि मुझे वो जो मुकम्मल इख्तियार मिलना चाहिए उसमें ये लोग रुकावट हैं। जब पावर दैट बी को तो उन्होंने कहा कि इसको खाल में करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द नेम ऑफ जहांगीर तरीन ग्रुप। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद का सिनारियो जो है, खान साहब की बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। मैं आप अर्ज़ करूँ आपसे, पहली बात तो ये कि ये मैसेज खान साहब को दे दिया गया है कि भाई साहब आप इतने अनवल्नरेबल नहीं है, यू आर वल्नरेबल। क्योंकि देखें ना, जो बंदे इनके साथ खड़े थे जिन्होंने हलफ उठाए, ये अगर पंजाब असम्बली में आ जाए तो यहाँ से हुकूमत गई है, अगर सेंटर में चले जाएं तो वहाँ से हुकूमत कैसे जाएगी सर? जब तक शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट नहीं सुना आपने कल, उन्होंने कहा कि वी हैव नथिंग टू डू विद तरीन ग्रुप। तरीन ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटरनल इशू है। जब तक पंजाब असम्बली के अंदर जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है वो कोशिश नहीं करेगी, एफर्ट नहीं करेगी, जब तक कोई हुकूमत 5 साल पूरे करे तो अगर कोई सियासत कर रहा है इस वक्त तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। इससे पहले ये बयान मरीम नवाज ने भी दिया था कि हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे करें। वो तो हुकूमत के दबाव को मज़ीद तक़वियत दे रहे हैं। आप फिर एक तरफ से आंख दबा लेते हैं। आप मुझे बताइए, हमजा शहबाज शरीफ साहब कैसे बाहर आए? मुझे आप ये बताइए, मरियम इस तासुर की भी नफी की है कल शहबाज शरीफ साहब ने। वो कहते हैं हर बात पे आप कहते हैं डील है। नफी तो करने देना, मैं जरा भी आपको बताता हूँ, मैं ले आऊँगा आपको उस जगह पे। उसके बाद मरियम नवाज साहब को कोर्ट ये कहती है कि आप 10 दिन पहले बताएंगे अगर आपने गिरफ्तार करना है। उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब बाहर आए थे। क्या आपको याद नहीं कि मैंने आप ही के प्रोग्राम में ये कहा था कि इस मुल्क की अस्करी क़यादत में से एक इंतहाई सीनियर आदमी जेल में जाके उनको 1.5 घंटे के लिए मिला था? कहीं से कोई तरदीद आई? उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को तरदीद आई कोई इस बात की? शहबाज की परवाज रोक ली जाती है सर। ये इमरान खान साहब कर रहे हैं। ये है अब वो मूड पॉइंट जहाँ मैं आपको लाना चाह रहा था। इतने ताकतवर है सर? एब्सोल्युटली खान साहब इतने ताकतवर नहीं है। खान साहब का ख्याल ये है कि मेरे साथ हाथ होने वाला है। अच्छा। खान साहब एप्रीहेंसिव हैं कि नून लीग को पीडीएम की शक्ल में एक बार फिर रीएक्टिवेट किया जा रहा है और इसकी एनकरेजमेंट उनको वहीं से है जहां से उनको थी। अच्छा, आप शहबाज शरीफ साहब को मुतबादिल के तौर पर देखने वाले तासुर को मजीद गहरा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब क्योंकि ऑल्टरनेटिव हैं, खान साहब को ये जो है वो चैन नहीं पड़ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब कहीं रिप्लेसमेंट ना हो जाए। लेकिन आपको लगता है सर कि मियाँ साहब को, बड़े मियाँ साहब को, शहबाज साहब को एज ए रिप्लेसमेंट वो देखते हैं? उनको काबिल कबूल होगा कि शहबाज साहब जाके कुर्सी वजारत पर बैठ जाएं या तो उनके साहबजादे को चीफ मिनिस्टरशिप मिल जाए पंजाब के अंदर? काहे के लिए जा रहे थे डेस्परेटली लंदन? क्या है वहाँ? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब ग्रीन सिग्नल दे देंगे को मनाने के लिए जा रहे थे, उनकी नॉड लेने के लिए जा रहे थे। देयर इज ए होल प्लान। अच्छा, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है बुखारी साहब से। जो विद इन PMLN जो कुर्सी की जंग है, ख़ानदानी जंग है, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब राज़ी हो जाएंगे कि शहबाज साहब आ जाएं, शहबाज साहब के साहबजादे आ जाएं? मैं भी आउट हूँ सियासत से, मरियम भी आउट हैं, यानी नवाज शरीफ फैमिली आउट हो जाए, शहबाज फैमिली आके लीड कर ले, ये बड़े मियाँ साहब को काबिल कबूल होगा? पहली बात तो ये है कि ये तकसीम और ये डिवाइड जो है ये उन्हीं लोगों को नज़र आती है जिनकी ये खास फैमिली के अंदर दरार आ जाए। इस फैमिली में कोई दरार नहीं है। इसमें मेरी यार सुन ले, पहले मुझे बोल लेने दें। मैं आपको एक बिल्कुल ऑलमोस्ट एनी शाहिद वाक़या सुनाने लगा हूँ। बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि किसी ने कहा कि शहबाज साहब आप थोड़ा सा नवाज शरीफ साहब से हट के सियासत करें तो आपके बड़े चांसेस हैं। तो उनका जवाब मैं आपको कोट अनकोट जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। उनका ना मेरे भाई जैसा कोई भाई है, ना मेरे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर है। ठीक, वो अगर मुझे फ़ोन पे कहें कि अपनी गर्दन काट के प्लेट में रख दो, मैं कॉल ड्रॉप नहीं होने। ऑल राइट, चले इसी तासुर पे चलते हैं। एंड एवरीबडी नो कि अगर वोट है तो वो नवाज शरीफ का वोट है। अब सर मुझे आप ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस हैं, नवाज शरीफ साहब नाअहल हैं, वो यहाँ रहते हुए प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते। मरियम बीबी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं आ सकती, वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकती, वो वज़ीर आला नहीं बन सकती। अब शहबाज साहब ही हैं या हमजा शहबाज साहब बचते हैं, विदाउट एनी डील, विदाउट एनी क्लैरिटी, केसेस ख़त्म करने के अलावा शहबाज साहब का कोई चांस बन सकता है? सर देखिए, गुजारिश ये है, आप इसको डील का नाम दे लें, जो मर्जी कह लें, अंडरस्टैंडिंग कह लें, आप इसको आप पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम कह लें, आप नाम इसको जो मर्जी दे लें। लेकिन एक बात मैंने पहले भी आपसे कही है कि ये जो हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं ना इंतहाई सादगी से, इनकी मर्जी के बगैर इस मुल्क में पत्ता नहीं हिलता। नहीं, लेकिन जिस तरह कॉर्नर किया गया है, शरीफ फैमिली के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस हो सकती है? नवाज शरीफ साहब के लिए, मरियम साहिबा के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस हो सकती है? निकलेगी, पीपल्स पार्टी के लिए भी निकलेगी और इसके लिए भी निकलेगी। आप सिर्फ इंतजार कर लीजिए। एक तो PDM का जो इजलास होना है 28 तारीख को, उसका, और उसके बाद पीपल्स पार्टी किस तम तराक से इसमें वापस आएगी उसका भी इंतज़ार कर लीजिए। और जब ये सब कुछ हो जाएगा फिर उसके बाद की डेवलपमेंट जो है वो इतनी रैपिड होंगी
कि मुझे और आपको शायद प्रोग्राम के अगले दिन का इंतजार भी ना करना पड़े। वकार साहब सादा सा सवाल है जाते हुए, इख्तिसार से आपका बता कोई दीजिएगा। सवाल सादा नहीं था, आपका कोई सवाल मासूम नहीं था। बड़ा सादा सा सवाल है सर, क्या आपको हुकूमत 5 साल पूरे करते हुए दिखाई दे रही है, या उससे पहले आपको लगता है कुछ चेंज आ जाए? मेरा ख्याल ये था कि शायद इनको नहीं हिला सकता कोई, लेकिन मुझे तो प्राइम मिनिस्टर साहब की फुर्तियाँ, उनके इकदामात जो आजकल वो कर रहे हैं, वो देख के लगता है कि इलेक्शन बहुत जल्दी होने वाले हैं। आप अगर चाहते हैं इससे मुझे मेरी मिसाल पूछना कि मैं क्यों कह रहा हूँ, जाते जाते मिसाल, जब आप आवाम को अचानक रिलीफ देने शुरू करते हैं ना, बजट में एक पैसा आपने नहीं बढ़ाया, 25% अलाउंस बढ़ा दिया आपने। आसार बताते हैं कि आसार बता रहे हैं कि मामला खराब, मुख्तारिया गल वध गई है। हाँ, मुख्तारिया गल बहुत वध गई। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी, और बॉटम लाइन ये है कि मुख्तारिया गल वध गई। अभी एक ब्रेक लेंगे जी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान में पानी का बहरान संगीन कैसे हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट इशू है, इस मामले को उठाएंगे। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इस वक्त जहां सियासी मैदान में इल्जामात और माशी मैदान के खतरात से हुकूमत ने बर्दाश्त, वहीं मुल्क को एक बड़े बहरान का सामना भी है। मुल्क में इस वक्त सिर्फ 30 दिन के पानी का जखीरा मौजूद है। अगर इस खतरे पर काबू ना पाया गया तो ज़राअत के साथ साथ पाकिस्तान को पीने के लिए पानी की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। दूसरी जानिब इरसा ने मुल्क में पानी के संगीन बहरान से खबरदार कर दिया है। इरसा के मुताबिक इस वक्त सूबों को 25 से 30% तक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब और सिंध को पानी के 18% शॉर्टफॉल का सामना है। तरबेला और मंगला डैम में पानी की आमद से ज्यादा अखराज। इरसा ने खबरदार किया है कि पानी का शॉर्टफॉल 25 से 30% तक पहुंच सकता है। दूसरी जानिब एशियाई तरक्याती बैंक ने भी मुल्क में बहरान का खदशा जाहिर किया है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बारिशों के सालाना दौरानिये में तब्दीली, पानी के ज़खायर में कमी से खुश्क साली जैसी सूरत हाल पैदा होने का खतरा है। दरियाए सिंध और इससे मुंसलिक इलाकों में पानी की कमी का ज्यादा खतरा है। बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पानी के ज़खायर की नाकाफी गुंजाइश की वजह से ज़मीनी पानी इस्तेमाल करने के रुझान में इजाफा और मुस्तकबिल में इस पर मजीद प्रेशर भी देखा जाएगा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्क के जो शहरी ज़मीनी इलाके हैं वहाँ पे 1960 से अब तक 10 से 15% बारिशों में पहले ही कमी रिकॉर्ड की जा चुकी है। रिपोर्ट में निशानदेही की गई है कि मौसमियाती तब्दीलों के असरात से पाकिस्तान में अहम ग़िज़ाई अशिया और फसलों की पैदावार में कमी हो सकती है। बैंक की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में पैदा होने वाली फसलें पानी की कमी से शदीद मुतासिर हो रही हैं और इनकी पैदावार में 8 से 10% तक कमी वाक़ई हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में पानी की कमी पाया जा सकता है? डैमों में इस वक्त पानी की कमी की वजूहात क्या हैं? एक माह के बाद पानी के मसाइल किस हद तक बढ़ सकते हैं और पानी के मसाइल पर काबू पाने में हुकूमत की कारकर्दगी अब तक क्या रही है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो माजी में पानी की कमी को बड़ा मसला करार देते रहे हैं, उनकी हुकूमत इस बहरान पर काबू पाने में गैर संजीदा क्यों है? माजी में इमरान खान साहब क्या स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हर पाकिस्तानी के हिस्से में जो पानी आता था वो था 5600 क्यूबिक मीटर। आज सिर्फ 1000 क्यूबिक मीटर पानी रह गया हर पाकिस्तानी के हिस्से में। पीने का पानी शहरों के अंदर, लाहौर में हम बना रहे हैं रावी सिटी, क्यों? क्योंकि वहाँ पानी नीचे जा रहा है शहरों के अंदर। जिस तरह कराची में अब टैंकर माफिया बने हुए हैं, ये इसका एक मकसद ये है कि ये पेशावर को 300 मिलियन गैलन पानी का देगा पेशावर में, क्योंकि वहाँ भी पानी नीचे जा रहा है। जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश है कि हम अब इसको ये जो पानी का मसला है ये हम डिस्कस ही कर रहे थे कि कोशिश हमारी ये है कि अगले 3 साल तक ये परमानेंटली कराची का पानी का मसला हल हो जाए। अब आलमी इदारों की रिपोर्ट्स और तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 400 इलाके पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। पानी के खतरात से 2-4 ममालिक में पाकिस्तान का 12वां नंबर है। आलमी इदारे पाकिस्तान को बार बार पानी महफूज करने का मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि मुल्क में मौजूदा पानी का सिर्फ 10% हिस्सा ही महफूज किया जा सकता है। इस बहरान पर बात करेंगे। इस वक्त चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जाहिर साहब, क्राइसिस हैज नाउ बिकम अ नेवर एंडिंग इशू इन पाकिस्तान। मतलब ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम एग्रेवेट हो रहा है। ये बताएगा कि इस वक्त पंजाब और सिंध को 18% पानी के शॉर्टफॉल का सामना है। ऑन ग्राउंड रियलिटी तो आपके सामने है कि ये हुआ क्यों है। इस वक्त हमारे पास पानी का कितना ज़खीरा मौजूद है और अगर इसका कंपैरिजन किया जाए लास्ट ईयर से तो क्या स्टैट सामने आता है? जी देखें, वाटर जो इशू पाकिस्तान का बड़ा परपेचुअल है और इसकी बैकग्राउंड ये है कि हमने अपने वाटर रिसोर्सेज को मैनेज ठीक नहीं किया और ये कहानी इट्स स्प्रेड ओवर डेकेड्स कि जो टोटल पानी आपको अवेलेबल होता है एनुअल इज अबाउट 140 to 145 मिलियन एकड़ फीट वाटर।
हम लोग स्टोर उसका सिर्फ अबाउट 13-14 मिलियन एक्यूबिक फीट पानी करते हैं, और जो रिमेनिंग आपको पानी अवेलेबल होता है वो इट्स अबाउट 3 months a year, यानी कि आपको 100% जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है उसका 80% दिस ओनली अवेलेबल इन 3 months, और बाकी जो 9 महीने हैं उसमें पानी की कमी होती है। और फिर आपकी नीड्स हैं, एग्रीकल्चर की हैं, इरीगेशन की हैं, कमर्शियल हैं, डोमेस्टिक हैं। तो पहले तो ये बात समझ लें कि वी हैवंट डन वेल इन लास्ट 30-40 years टू मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज। अब वाटर रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए आपको तीनों स्ट्रेटजीज़ पे काम करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टोर द वाटर, आपको वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ अपग्रेड करनी पड़ेंगी, और आपको मैनेजमेंट अपनी जो टेक्निक्स हैं उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। स्टोरेज के हवाले से आपको मालूम है मुझसे बेहतर कि 60s-70s के बाद हमने स्टोरेजेस बनाने बंद कर दिए, मेगा स्टोरेजेस, और इवन जो छोटे डैम्स हैं, मीडियम डैम्स हैं, उनमें भी काफ़ी कमी आ गई। ये बात ज़रूर याद रखिए कि छोटे डैम्स बहुत फ़ायदेमंद हैं सूबों के लिए, बनने चाहिए, लेकिन छोटे डैम कभी भी बड़े डैम का नेमर बदल नहीं हो सकते। आपको जो पानी की क्वांटिटी चाहिए, जो आपने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, और इकोनॉमी ऑफ स्केल पे जो आपकी अवेलेबिलिटी बोथ वाटर एंड पावर है, उसके लिए आपको मेगा डैम बनाने चाहिए। आपके पास सिर्फ 2 मेगा डैम्स हैं, तरबेला एंड मंगला, नथिंग मोर नथिंग लेस। अच्छा जय साहब, ये सॉरी टू कट यू है जय साहब, मैं स्टोरेज कैपेसिटी की तरफ आता हूं, लेकिन अगर कंपैरिजन ड्रॉ किया जाए लास्ट ईयर के साथ हमारे वाटर रिजर्व्स का, तो इस वक्त वाटर रिजर्व्स कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से क्या नीचे गए हैं, डिप्लीट हो रहे हैं? जी बहुत नीचे गए हैं। आई गिव यू इन कंपैरिजन के लास्ट ईयर इस वक्त हमारे पास कमोबेश 6 मिलियन एकड़ फीट पानी से ज़्यादा पानी मौजूद था, और आज सिर्फ हमारे पास तकरीबन 1 मिलियन एकड़ फीट पानी है। तो बहुत फिनोमिनल डिफरेंस है। इसकी वजह 2-3 है। एक तो जो पैटर्न ऑफ रेंस है, फॉर एग्जांपल जो नीचे रेंज होती हैं और ये नॉर्थर्न एरिया में होती हैं, दोनों का डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। अगर आपके सेंट्रल पंजाब या सिंध में रेंज का पैटर्न चेंज हो जाए, जो क्लाइमेट की वजह से है, तो उनकी नीड्स कम होती हैं, तो ख़ास वक्त में उनकी पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती हैं। अगर ऊपर रेंज कम होती है नॉर्थ में, और ऑफ कोर्स अगर बर्फ़ कम पड़ती है, तो फिर आपकी अवेलेबिलिटी कम होती है। तीसरी चीज़ इसमें अवेलेबिलिटी और एग्जिस्टिंग टेम्परेचर जो है वो बड़ा इसके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि नॉर्थ में इस वक्त जो है टेम्परेचर बारिंग 2-3 डेज़ ये स्कर्दू में काफ़ी नीचे रहा है। उससे इम्पैक्ट ये होता है कि जो पानी की अवेलेबिलिटी इन टाइम फ्रेम है वो कम है। तो इस दफ़ा पहले तो आप ये समझें कि जो पानी अवेलेबल है इंडस में, और वो उसकी अवेलेबिलिटी टाइम फ्रेम में कम हो गई। द सेकंड इज़ पैटर्न ऑफ रेन पूरा डिस्टर्ब हो गया है। अब वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि इन अबाउट 10 days टाइम जो गुड न्यूज़ ये है कि जनरली एवरी ईयर बाय 20th of August हमारी जो कैपेसिटी है मैक्सिमम फिल होनी चाहिए बोथ तरबेला एंड मंगला में। और अल्लाह विलिंग वी आर लुकिंग एट द पैटर्न, द हिस्टोरिक पैटर्न, द टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशंस, और जो रेन और मेल्टिंग का प्रोसीजर चल रहा है नॉर्थ में, वी शुड बी फिलिंग आर बोथ द मेगा प्रोजेक्ट्स बाई मिडल ऑफ अगस्त और 20th of August। वहाँ सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तो इंशाल्लाह उसके बाद जो फसल की लिए अवेलेबिलिटी होगी सिंध में, पंजाब में, वो भी मैनेज हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन याद जी डॉक्टर साहब कि कमोबेश 15 से 20% अवेलेबल पानी कम मिलेगा इस वक्त इरिगेशन के लिए इस साल। ठीक है जय साहब, जब इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन होती है तो उस वक्त हम फायर फाइटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंध के अंदर अगर वाटर रिजर्व्स कम हो रहे हैं, या वहाँ पर वाटर शॉर्टेज का इशू बहुत संगीन हो गया है, तो हम मंगला से जैसे 8000 क्यूसेक का पानी देके सिंध की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। लेकिन ये फायर फाइटिंग है। अब देखिए, जैसे आप बता रहे हैं कि पानी की मौजूदगी बड़ा इशू है, या उसकी ज़ख़ीरा बड़ा इशू है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटीज़ हमारे पास इतनी नहीं है कि हम उसको स्टोर कर सकें। और फिर उसके बाद वाटर स्टोरेजेस बनाने में, वो छोटे डैम्स हैं या बड़े डैम्स हैं, हमारे यहाँ पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल विल का प्रॉब्लम है, लैंड एक्विजिशन का इशू है, पैसे नहीं हैं, क्या है सर? देखें ओवरऑल स्ट्रेटजी में आप देखें कि 76 के बाद डैम नहीं बना आपके यहाँ, और जो आपको पावर की नीड्स थी वो 80-90s में वो आपने IPPs के साथ एग्रीमेंट साइन करके अपनी कमी पूरी की, विच वाज डिजास्टर। जो एग्रीमेंट किए आपको मालूम है कि दे हैव गॉन इनटू सर्कुलर डेट। अब पानी स्टोरेज का, जैसे पहले मैंने कहा कि हमारे पास ईयर्स हैं कि तकरीबन सिर्फ 100 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है, 90 आता है। को वेट ईयर्स है, जैसे 2010 में था, वो 170-80 तक जाता है। तो समझने की बात यह है, जैसे आपके घर हैं, आपके घर के ऊपर अगर आप टैंक ना हो तो आपको जो फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं होता। जो स्टोरेजेस हैं दे आर द वाटर टैंक्स फॉर द कंट्री, कि आप 3 महीने के बाद आपके पास बाकी 9 महीने पानी नहीं होता।
तो 145 मिलियन एकड़ फीट से सिर्फ आप 13 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट परसेंटेज इन द वर्ल्ड, यानी कि आप 10% से कम पानी स्टोर कर रहे हैं। वर्ल्ड एवरेज जो है वो 40% बनती है। तो आप विदाउट गोइंग इनटू डिटेल हु डिड व्हाट, ये पहले बात समझ लें कि हमने 30-40 साल में वाटर स्टोरेजेस पे काम नहीं किया है। वी वर वेरी माइंडफुल। तो हमने एक स्ट्रेटजी के तहत हमने ये देखा है कि हमें क्लीन चीप एनर्जी भी चाहिए लेकिन वाटर स्टोरेज भी चाहिए। इस वक्त जो जब 10 प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें से 5 प्रोजेक्ट्स वो हैं जो वाटर स्टोरेज के हैं, जिसमें आपका मोहम्मद शामिल है, जिसमें आपका दयामिर बादशाह शामिल है, जिसमें आपका कोरम तंगी शामिल है, जिसमें आपका नई गाज शामिल है, और उसके बाद हम सिंध बराज पे हम काम कर रहे हैं। और 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ रन ऑफ रिवर हैं, जिसमें दासू है और त्रिबेला 5th एक्सटेंशन है और हरपू बच्चे। तो इसका एक मिक्स है कि हमें अर्ली टाइम फ्रेम में बिजली भी चाहिए बट वाटर स्टोरेज इज इंपॉर्टेंट। आपको सुन के खुशी ये होगी कि अगर 70 साल में आज सिर्फ 13 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर कर रहे हैं, तो हमारे ये अगले 8 साल के प्रोजेक्ट्स हैं, दे अलोन विल स्टोर 12 मिलियन एकड़ फीट वाटर। That means 100% increase will take place in 7 to 8 years. If we execute in time, जो हमारी पावर है, जो जर्नी है, वो 9,000 megawatt होगा। Sir, you have done very well over the past few years. Having done that, you will still require a 1 mega project to have enough water for the security of Pakistan. जी जैसा मैं ये कह रहा था कि यू हैव डन क्वाइट वेल ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स एज फार एज लिटिगेशन इश्यूज आर कंसर्न। मोहम्मद डैम के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। आपको याद होगा जब मुशर्रफ के दौर में भी इस पर काम हुआ, कोशिश की गई, फिर जनरल अयूब के दौर में भी अगर वहाँ से अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ देखा जाए तो उस वक्त भी इस पर काम हुआ। लेकिन आपको इस वक्त ज़्यादा पॉलिटिकल विल दिखाई दे रही है या आप ये समझते हैं कि पैसे हमारे पास इतने हैं कि हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, डिज़ाइन इश्यूज़ नहीं हैं और कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं और ये हम एग्जीक्यूट भी करने में कामयाब हो जाएंगे? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो प्रोजेक्ट होता है इसके 2 फीचर्स हैं पानी के। एक इसका जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव होता है इनिशली। एज वी स्पीक ऑफ टुडे, सबसे पहले हमने ये काम किया कि जो इनके हमने स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़, वो ऐसी हैं जो हम एग्जीक्यूट भी कर सकें। गवर्नमेंट के में फुल सपोर्ट है। अब होता क्या है, सबसे पहले आपके लैंड एक्विजिशन के इशू होते हैं, उसके बाद रीसेटलमेंट के इशू हैं, फिर आपके प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस हैं। ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव फाइनेंशियल सपोर्ट ऑन दिस वन, एंड ऑफ कोर्स यू हैव अ 5th जनरेशन वॉर। इंडिया, द लॉबीज इन इंडिया, द लॉबीज इन US, sitting in US they talk that we don't need dams in Pakistan। हमारे पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स कई हैं हमारे टेलीविजन पे बांट के कहते हैं कि हमें डैम्स की ज़रूरत नहीं है, they are very disaster for climate, whereas reality is something different to that। Well, मैं मोहम्मद पे आता हूँ कि मोहम्मद पे जो हमारा फाइनेंशियल मॉडल है दैट इज़ फुली इन प्लेस। और समझने के लिए है कि उसके 4 हिस्से हैं। PSDP की फंडिंग है जो पूरे प्रोजेक्ट की तकरीबन 37% है। वापडा की इक्विटी है अबाउट 30 बिलियन रुपीज़, एंड वी हैव अ कमर्शियल फाइनेंसिंग जिसमें दोनों कंपोनेंट हैं, फॉरेन भी है और डोमेस्टिक भी है। तो हमारे फाइनेंशियल मॉडल इन प्लेस हैं। मोहम्मद के लोगों ने हमें बड़ा सपोर्ट किया है टू प्रोवाइड द लैंड। वहाँ पे उस वक्त हमने जो शुरू किया था उस वक्त मोहम्मद मर्ज नहीं हुआ था पाकिस्तान में, तो जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं वहाँ के उसके मुताबिक हमने किया है। एंड वहाँ के जो ट्राइब्स हैं, मशरान हैं, दे बीन वेरी सपोर्टिव। यू नो वेरी वेल कि दयामिर बादशाह के बड़े परपेचुअल इशू से 15 साल के, वो हमने सारे रीसेटलमेंट के इशू वो ख़त्म किए, वहाँ पे काम हमने शुरू किया है। तो कभी आप दोनों प्रोजेक्ट्स पे आएँ तो फॉर अ चेंज यू विल गेट टू नो द पेस ऑफ वर्क इज प्रीटी सेटिस्फैक्टरी डिस्पाइट कोरोना, एंड वी आर ऑन ट्रैक। या जन साहब, आप बार बार आपका एम्फेसिस ये है कि हमें स्टिल एक मेगा प्रोजेक्ट की इसके बाद ज़रूरत होगी, तो इख्तिसार से बता दीजिएगा कि कालाबाग डैम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा जहाँ तक मेगा प्रोजेक्ट की बात है? सर जी, उसकी ज़रूरत तो पाकिस्तान को बहुत है और ऑफ कोर्स उसकी बुनियादी रिक्वायरमेंट यही है कि देयर शुड बी अ कंसेंसस डेवलप्ड बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द फेडरेशंस। बट मैं तो आपको नीड आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, फ्लैग कर रहा हूँ, रीफ्लैग कर रहा हूँ कि दैट यू नीड अनदर मेगा प्रोजेक्ट इवन आफ्टर डन दीज 5 प्रोजेक्ट्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब आपके वक्त के लिए। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। भी एक ब्रेक लेंगे और क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि गजा में जंग बंदी किसके कहने पर हुई है, मुआहिदा क्या है, किन शराइत पर यह सीज फायर हुआ है, इस मामले को उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। 11 दिन के हमलों और खून रेजी, 232 शहदा, 65 बच्चों की लाशों, 39 खवातीन की मैयतों और 1900 से जायद जख्मी अफराद की कुर्बानियों के बाद बिलाखिर इसराइल ने मिसाइल हमले रोकने का ऐलान कर दिया है। इसराइल की इस यकतरफा कार्रवाई के नतीजे में अब तक 1,20,000 से जायद अफराद के घर मलबे का ढेर बने। जंग बंदी काबल मिस्र की सिफारती कोशिशों, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर वज़राए खारजा की जनरल असम्बली में खिताब के बाद मुकम्मल हुआ है। आज पाकिस्तान में भी फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियां निकाली गई। गजा के शहदा के लिए फातह खानी हुई, जबकि अक़वाम आलम से मसले के देर पा हल का मुतालबा भी किया गया है। उधर रात गए इसराइल की जानिब से जंगबंदी के ऐलान के बाद गजा की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा था। वहीं गजा जहां 11 रोज तक आसमान से शोले बरसते रहे, उसी उफक पर इजहार के लिए आतिशबाजी के मनाजिर भी देखने को मिले। अब इस जश्न का ऐलान जंगबंदी के बाद हमास की जानिब से किया गया था। हमास जंगबंदी को अपनी कामयाबी करार दे रही है। इसी हवाले से आज फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा की अदायगी के लिए पहुंचे। नमाज के बाद मस्जिद में जश्न का समा था, लेकिन इसराइली हुकूमत को यह जश्न बर्दाश्त नहीं हुआ। जंगबंदी के बावजूद फोर्सेस ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर एक बार फिर गोलियां बरसाईं, जिसके बाद नमाजियों में भगदड़ मची, जिससे मुतादिद अफराद जख्मी हुए। अब सवाल यह है कि इसराइल ने सीज़ फायर का ऐलान क्यों किया? क्या जंगबंदी इसराइली हुकूमत की नई चाल है? क्या नेतन्याहू ने आलमी दबाव के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्या फ़लस्तीन में आलमी अफवाज की तैनाती की तजवीज़ काबिल अमल है? इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त माहिर उमूर मशरिक़ वुस्ता मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मंसूर जाफ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि इसराइल की जानिब से सीज़ फायर का ऐलान, इसके पीछे कोई मुआहिदा है, कोई शराइत है, या ऐसे ही ऐलान किया गया है? एकतरफा कार्रवाई थी और एकतरफा ऐलान हुआ है? देखिए जी, माजी में जो इसराइल ने गजा पर जंगें मुसल्लत की हैं, उसके अगर आप तारीख पर नजर डालें तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये हर मर्तबा जो है इसराइल ने खुद से एक तरफा सीज फायर किया है। अपने तौर पे इसका वो ये दलील पेश करता है कि हमने अपने अहदाफ जो है वो हासिल कर लिए हैं, और उसके बाद जो है वो सीज फायर, क्योंकि इस वक्त जिस बुरे अंदाज से इसराइल को मीडिया के महाज पर और खासतौर पर मैदान जंग में जो उसकी ब्रूटैलिटी है वो एक्सपोज होने के बाद दुनिया भर में लानत फलामत का और एक लिहाज से एहतजाज और जिल्लत का सामना करना पड़ा है। उसके बाद इसराइल की और खासतौर पे इसराइल के अंदर होने वाली जो अस्करी कार्रवाइयां हैं और खासतौर पे मिसाइल के जो पहुंचने वाले नुकसान। अच्छा मंसूर जाफर साहब, कता कलामी की माजरत सर, ये जो सीज फायर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, सीज फायर तो अमूमन जंगों में होता है, तो क्या ये जंग थी? ये तो एक तरफा कार्रवाई थी जिसमें 11 रोज तक बमबारी की गई, 320 के करीब लोग शहीद हो गए, उसके अंदर खवातीन भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, तो फिर इसको सीज फायर कहना जायज है सर? मैं समझता हूँ जी कि इसराइल ने तो इसे एक खुली जंग करार दे रखा था गजा के खिलाफ, और हमेशा वो यही इस्तेलाह इस्तेमाल करता है कि उसका गजा पर जो है वो ऑनस्लॉट और जंग है। उस हवाले से यकीनन वो आज़ाद है इसे सीज फायर कहने में, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो शराइत हमास ने इस जंग के आगाज पर एक लिहाज से अनाउंस की थी कि वो शेख जराह की जो कॉलोनी है उसके सदियों से बासी जो वहाँ रह रहे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, और मस्जिद अक्सा में जिस अंदाज से उसने ब्रुटैलिटी का मुजाहरा किया, और वहाँ पे आइंदा के लिए इसराइल को ऐसी कार्रवाइयों से बाज रखने की बिना पे जो है हमास की तरफ से और खासतौर पर मुजाहमती ग्रुपों की तरफ से ये जो रॉकेटबारी की कार्रवाइयां शुरू हुई थी, तो कल रात होने वाली जो सीज फायर है या जंग बंदी, जो भी आप उसे नाम देना चाहें, उसमें हमास ने अपनी ये दोनों शर्तें हैं मनवाई हैं। डिस्पाइट द फैक्ट ये जो कुछ हुआ, और आप ये कह रहे हैं कि शराइत मनवाई हमास ने, आज मस्जिद अक्सा में जिस वक्त इसको सेलिब्रेट किया जा रहा था तो वहां पर फिर से फायर खोला गया और फिर भगदड़ मच गई, मीडिया को भी निशाना बनाया गया। उसके बाद ये सब होना, ये ऐसा क्यों देखने में आ रहा है सर? देखिए जी, इसराइल के लिए इससे बड़ा सुहाने रूह और कोई नहीं है कि जिस मस्जिद अक्सा को वो गैराबाद करना चाहता है और उसकी ज़मानी और मकानी तकसीम के हवाले से वो इंतहा पसंद यहूदियों के हाथों में जो है वो खिलौना बना हुआ है, तो वहाँ जंग के अगले ही दिन और एक खुली जंग के अगले ही दिन जो है बड़े पैमाने पे जो है फलस्तीनी मुसलमान नमाज जुमा जब अदा करने आते हैं, तो यकीनन इसराइल के लिए ये मनाजर जो है ये कोई ठंडे पेटों बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं।
तो वो यकीनन एक महदूद पैमाने पे अपनी धाक बटाने के लिए या उन्हें डराने धमकाने के लिए इस नौयत की कार्रवाइयां करता है। लेकिन अब इसराइल में उसकी कार्रवाइयों में वो दमखम नहीं रहेगा, क्योंकि उसने मुसलमानों को रमजान मुबारक की जो मुबारक रातें हैं उनमें भी अपने तशद्दुद का निशाना बना के देख लिया है। तो जाफर साहब, इसराइल को सीज फायर पर आमादा करने में किन कुव्वतों ने अहम किरदार अदा किया है? किसके कहने पर इसराइल, जो आज से 1-2 रोज पहले 11 रोज तक मुसलसल बमबारी करता रहा, इसको इंटरनेशनलाइज भी किया गया, सब कुछ हुआ, यूएन असेंबली के अंदर भी आवाज उठी, अमेरिका बार बार वीटो करता रहा, तो अब किसके कहने पर इसराइल आमादा हुआ है सर? देखिए जी, जो एक्टिविटी डिप्लोमेटिकली होती नहीं है इंटरनेशनल स्केल पर, खासतौर पे जो मिस्र जो है उस वक्त उस पर बहुत ज्यादा दबाव था, और मिस्र को जो खित्ते के दीगर ममालिक जो अरब ममालिक हैं उनकी तरफ से भी एक लिहाज से पूरा मैंडेट दिया गया था कि वो जो भी आप कह लीजिए शर्त या जो भी तरीकाकार इख्तियार करना चाहता है उसको वो करे। और खासतौर पे इसमें मैं समझता हूँ जो यूएन जनरल असेंबली में जो कल खताबात हुए हैं और वहां पे जिस अंदाज से खासतौर पे पाकिस्तान के जो वज़ीर खारजा जो है उन्होंने जिस तरीके से एक बैन अक़वामी फौज के तजवीज़ जो है वो फ्लोट की, तो मैं समझता हूँ उसके बाद जो है इसराइल को इस बात का अंदाजा हुआ कि ये तजवीज़ जो है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान नहीं दे रहा, पाकिस्तान के साथ उनको तुर्की की हिमायत हासिल है, उनको सूडान की हिमायत हासिल है। लेकिन आपको पता है कि सोल्यूशन लाइज इन 2 स्टेट्स, जो हमारा अल्टीमेट मुतालबा है, फलस्तीनी भी मुतालबा करते हैं, तो 2 रियासती हल की जानिब हम किस तरह से बढ़ेंगे? देखिए जी, इसराइल जो है वो इस वक्त तक फलस्तीनियों को फरीक मानने के लिए तैयार नहीं है। माजी की जितनी भी आप इस पीस प्रोसेस खासतौर पे ओस्लो अकॉर्ड के बाद क्या है उसे अगर आप देखें तो उसमें 2-3 इनके इसराइली जो नेतन्याहू भी और इससे पहले वज़ीर आज़म भी, उन्होंने एक लिहाज से जो ये 2 नेशन जो थ्योरी है, ये जो 2 नेशन प्रपोजल है, इसको दीवार से दे मारा था, क्योंकि वो फलस्तीनियों के साथ तो बैठने के लिए तैयार नहीं है, उनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। वो तो यूनिलैटरली अपनी जो सेटलमेंट्स हैं उनको बढ़ाया जा रहा है, उनमें तोसी किया जा रहा है, कतई में इसके को उसको आलमी सैंक्शन नहीं हासिल और आलमी बरादरी जो है उसको जायज़ तस्लीम नहीं करती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर तजियाकार मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसराइल की जानिब से सीज़ फायर का ऐलान तो हुआ है, लेकिन इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि इस मामले का कोई देर पा हल भी निकलेगा, देर पा हल भी मुमकिन होगा। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तक रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।